Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. ये आज की इस जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जिसको हम बीपीआर भी बोलते हैं एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ये जो टॉपिक है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंडर आता है और ये जो वीडियो होने वाली है ये किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स डीयू सोल, इग्नू, एमडीयू, केयूके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीआरएसयू या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनके अंदर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ते हैं। द टॉपिक इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है? ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसके अंदर हम इम्प्रूव करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बाय रीडिजाइनिंग द फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेस जो होते हैं कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको रीडिजाइन करके कंपनी की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को काफ़ी इम्प्रूव किया जाता है। अब ये जो बीपीआर है इसका क्या गोल होता है? इसका गोल है कि हम उन सभी एरियाज को इम्प्रूव करें जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड एंड कस्टमर सर्विसेज, जिसकी वजह से जो हम काम कर रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से काम को किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ बीपीआर। अब बीपीआर के फायदे क्या हैं? इसके अंदर हमने पढ़ा कि फंडामेंटल जो थिंग्स हैं हम उसको इम्प्रूव करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट आता है किसी भी चीज़ को बनाने में, कोई भी ऑपरेशनल तरह का कॉस्ट है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो सभी कॉस्ट क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। पहला बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट रहेगा इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। इसका क्या गोल था? गोल है कि कस्टमर सर्विस को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करें जिससे कि जो कस्टमर है वो काफ़ी सेटिस्फाई हो और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो उसकी वैल्यू है जो भी प्रोडक्ट है उसकी, वो इंक्रीज हो सके। थर्ड है फास्टर डिसीजन मेकिंग। एफिशिएंट वर्कफ्लो और ब्यूरोक्रेसी कम होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और ये फास्ट हो जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा इनोवेशन। बीपीआर क्या करता है? बीपीआर इंट्रोड्यूस करता है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को, टेक्नोलॉजीज को, जिसकी वजह से जो वर्क है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म हो सकता है। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। By re-engineering process, company can become more agile and responsive to the changes in the market, which can improve their positive relative to competitors. री इंजीनियरिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो कंपनी होती हैं वो काफ़ी एजाइल और रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि जो वो उनके कॉम्पिटिटर हैं वो उनके रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट, चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है बीपीआर को करते वक्त, मतलब कि बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग को करते वक्त? पहला है रेजिस्टेंट टू चेंज। जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो कई बार रेजिस्ट करते हैं कि इन चेंजेस को नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि कई बार उनके जो रोल हैं, जॉब रोल हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी, वो काफ़ी अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं चेंज करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। फिर होता है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। रीडिजाइन करने के लिए जो काफ़ी एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेज लगते हैं, उसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। थर्ड है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर कैसे? जो बिजनेस प्रोसेस है इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोसेस चेंजेस, इट ऑफन रिक्वायर ए कल्चरल शिफ्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि कल्चरल भी पूरा का पूरा शिफ्ट भी कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। दिस कैन बी डिफिकल्ट टू अचीव स्पेशली इफ लीडरशिप डजंट हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव। जब तक लीडर इस इनिशिएटिव को करने के लिए हाँ नहीं भरता तब तक ये पॉसिबल नहीं है और कल्चर बैरियर काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को करते वक्त।
फिर आता है नेक्स्ट हाई रिस्क, बिकॉज बीपीआर इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस देयर इज a risk of disrupting operations and alienating customers if not carefully managed। अगर क्या करा जाता है, अगर बीपीआर को करते वक्त जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उनको करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो जो कस्टमर है उसके प्रति जो कंपनी का रिस्क है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए बीपीआर को करते वक्त। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बीपीआर। बीपीआर को करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 स्टेप हैं जिसके थ्रू हमें बताया गया है कि बीपीआर को कैसे किया जाता है। पहला है मैप करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर टूल्स और स्टेक होल्डर की मदद से। फिर उसके बाद एग्जामिन किया जाता है कि इनकी करंट स्टेट क्या है, जिससे कि जो गैप और डिस्कनेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर प्रोसेस किया जाए। इसके अंदर आइडेंटिफाई ऑल एरर्स एंड डिलेज दैट आर इम्पेडिंग द फ्री फ्लो ऑफ द प्रोसेस। फिर उसके बाद होता है थर्ड स्टेप, जिसके अंदर सिलेक्ट करते हैं और वैलिडेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट। इसके अंदर एग्जामिन किया जाता है वो सभी स्टेप्स जो एक नेसेसरी हैं, और अगर इफ अ स्टेप एग्जिस्ट सोलली टू इन्फॉर्म द पर्सन, रिमूव इट एंड रिप्लेस इट विद एन ऑटोमेटेड ईमेल ट्रिगर। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ फिर फोर्थ स्टेप जो रहता है बीपीआर को करते वक्त कि एक क्रिएट करते हैं एक क्रिएटिव फ्यूचरिस्टिक प्लान, जिससे कि जो प्रोसेस है वो एड्रेस किया जाए कि वो क्यों हो रहा है और वो कैसे होगा। क्रिएट अ न्यू प्रोसेस दैट एड्रेस ऑल द इश्यूज यू हैव आइडेंटिफाइड। जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको एड्रेस किया जाता है फोर्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ क्या है, इम्प्लीमेंट चेंजेस। इसके अंदर इन्फॉर्म किया जाता है स्टेक होल्डर्स को अबाउट द न्यू प्रोसेस कि नया प्रोसेस किस तरीके का होने वाला है। प्रोसीड ओनली आफ्टर एवरीवन इज ऑन बोर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ द न्यू प्रोसेस वर्क। और तभी प्रोसीड किया जाता है कि जब सभी की सभी ऑन बोर्ड हो और अंडरस्टैंड करें कि ये नया प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा। तो ये हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। पहला मैप करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस, फिर उसके बाद एग्जामिन द करंट स्टेट टू आइडेंटिफाई प्रोसेस गैप्स एंड डिस्कनेक्ट, थर्ड सिलेक्ट एंड वैलिडेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, फोर्थ create a creative futuristic plan, and fifth implement changes। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम इस 2 वर्ड को पढ़ रहे हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इससे ही हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीजें लर्न करती हैं, जो भी चीजें सीखती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। A learning organization is a concept introduced by Peter Senge in the book Fifth Discipline in 1990। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले पीटर सिंह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इस बुक के अंदर। फिर इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट continuously facilitates the learning and development of its member with the goal of adapting and improving over time to remain competitive and effective। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर लगातार फैसिलिटेट करती है कि जो मेंबर्स हैं वो लर्न करें और डेवलपमेंट करें अपने आप का, कि इसी गोल से कि जो कंपनी है वो इफेक्टिवली और कॉम्पिटिटिवली एक मार्केट के अंदर बनी रहे और अपने आप को इम्प्रूव करती रहे और अडेप्ट करती रहे नए चेंजेस को लेकर। The idea is that organization itself evolves and transforms through the collective learning of individuals, and this learning lead to better decision making, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द परफॉर्मेंस। कि आइडिया क्या था इसके पीछे, कि जो लीडर्स हैं और जो कंपनी है वो आप क्या करें, इंडिविजुअल्स को कोलेक्टिवली लर्निंग करवाए, और इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंक्रीज या बढ़िया हो जाएगी।
कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर पहला है कि कंटिन्यूअस लर्निंग। इसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनको एनकरेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कि वो नई स्किल को, नॉलेज को और कैपेबिलिटीज को अपनी इंक्रीज करें और कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस जो है वो होती रहे। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टमैटिक थिंकिंग। ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन embraces a holistic approach to problem solving, recognizing that the organization is made up of interrelated parts। इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टमैटिक थिंकिंग की जाती है एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू, कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिकॉग्नाइज करें कि ऑर्गेनाइजेशन किन सभी पार्ट्स से इंटररिलेटेड बना है। Rather than focusing on isolated issues, employees and leaders understand the wider concept and consequences of their decision। कि rather than एक सिंगल एम्प्लॉय या सिंगल लीडर की जो बातें हैं उसको समझने के बजाय एक सिस्टम के तौर पर पूरी जो होलिस्टिक अप्रोच है उसको ही इम्प्रूव किया जाता है। फिर उसके बाद है थर्ड, शेयर्ड विजन। ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ए क्लियर एंड कंपेलिंग विजन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल एम्प्लॉइज। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक क्लियर और कंपेलिंग विजन रखती है जो सभी एम्प्लॉइज के साथ शेयर किया जाता है। एंड दिस विजन अलाइन द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्सनल एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और इन सभी जो गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं उनको जो पर्सनल इंडिविजुअल एस्पिरेशंस होती हैं उनके साथ अलाइन करके एक सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन की तरह क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है टीम लर्निंग। जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो एम है वो क्या है, एक टीम को इस तरीके से एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और उनकी नॉलेज को एनहांस करना जिससे कि जो टीम है वो एक कोलैबोरेटिव या कोलैबोरेशन के साथ काम करे और अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। फिर है मेंटल मॉडल्स। ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली वर्क टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंजेस द मेंटल मॉडल्स that limit thinking and behavior. By questioning and updating these mental models, the organization can avoid stagnation and ensures that its members are open to new perspective। कि मेंबर्स जो हैं वो नए पर्सपेक्टिव की तरह भी सोचें और कोई एक अपनी अंदर लिमिटेड थिंकिंग और बिहेवियर को ना समाये बल्कि एक ब्रॉड माइंडेड या हर एक चीज को रिकॉग्नाइज करें। फिर उसके बाद है पर्सनल मास्टरी। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि वो खुद से लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। दिस इन्वॉल्व्स सेटिंग पर्सनल गोल्स। अब इसके अंदर क्या चीजें आती हैं कि पर्सनल गोल्स को सेट करना, डेवलपिंग स्किल्स को इंक्रीज करना एंड स्ट्राइविंग फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ स्ट्राइव करना। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स क्या है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयज की वो उसको इम्प्रूव करता है। इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी, जो नए चेंजेस लगातार आते रहते हैं मार्केट में या कस्टमर से रिलेटेड उनको इंक्रीज करता है एडेप्ट करने के लिए, एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद हायर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसके अंदर क्या करता है, ये एम्प्लॉयज को एंगेज करता है कि नए नए स्किल्स, नए नए लर्निंग को और जो अपनी जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की उसकी तरफ अपनी स्किल्स को, लर्निंग को, ग्रो को लेके जाएं। फिर उसके बाद एनहेंस करता है इनोवेशन, नए एक्सपेरिमेंट्स को, आइडियाज को, चैलेंजेस को ये एनकरेज करता है कि एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखें और उनकी बेहतरी के लिए काम करें। फिर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कंटिन्यूअस लर्न एंड इम्प्रूव एज ए बेटर पोजीशन टू मेंटेन लॉन्ग टर्म सक्सेस। फिर उसके बाद लिमिटेशंस। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूरोक्रेटिक्स आर रिजिड Bureaucrats are rigid in their thinking and operations and will not allow any new practices that deviates from accepted ingrained norms to be implemented। इसका क्या मतलब हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उनकी थिंकिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी रिजिड,
और वो अलाउ नहीं करते न्यू प्रैक्टिसेस को एंटर करने के लिए। ये एक लिमिटेशन होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके बाद सेकंड है डायनामिज्म। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस एज वेल एज द इम्पैक्ट दीज चेंजेस विल हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंजेस को कंसीडर करना चाहिए और साथ के साथ उसके इम्पैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो एक टूल है लर्निंग के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन बायस्ड। This deficiency must be addressed in order to become a full learning organization। और ये जो deficiency आ रही होती हैं इसके वक्त करते वक्त तो उनको भी एड्रेस करना चाहिए। फिर है थर्ड कोलेक्टिव लर्निंग। जो एक्सेप्टेड मॉडल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए वो हर एक लेवल पे डेवलप करने चाहिए और पॉपुलराइज करने चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ध्यान रखते वक्त और कोलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के लिए, बट ऑल्सो कनेक्ट टू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, zeal एंड इनिशिएटिव। The concept of learning organization paints a picture for managers and others of how things could be within an organization। ये एक पिक्चर की तरह बना दिए जाते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर जो मैनेजर्स हैं और जो अदर थिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो किस तरीके से की जानी चाहिए, उसका जील और इनिशिएटिव लिया जाता है। अगर ये चीज़ एब्सेंस होती है तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की हमने जो सीरीज बनाई है, जो प्लेलिस्ट बनाई है, इसी वीडियो के साथ स्टार्ट होती है। आगे आने वाले टाइम में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अदर वीडियोस को भी अपलोड कर दिया करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपकी जो नई वीडियोस हैं वो आपके तक पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच।